हेलो एंड वेलकम बैक। मैं कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स में, जहां मिलकर इकोनॉमिक्स को इजी बनाते हैं। और आज हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को जानने वाले हैं ताकि हमें ये पता चले कि हम किस इकोनॉमी में रहते हैं और किस प्रकार की इकोनॉमी काम करती है। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि इकोनॉमी कितने प्रकार के होते हैं, मतलब क्या क्या टाइप्स हैं। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में सबसे पहला आता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी या फ्री इकोनॉमी के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद आते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी को सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। और लास्ट आता है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसको हम कंबाइंड इकोनॉमी भी कहते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि भाई सबसे पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। इसको हम जानते हैं कि भाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जो मार्केट के थ्रू चलती है, मतलब यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स का ही बोलबाला है। प्राइवेट सेक्टर है इसलिए इसको फ्री इकोनॉमी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती। ठीक है, अब आते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी को सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कहा जाता है। सेंट्रली प्लान्ड क्यों? क्योंकि सेंट्रल कौन है? गवर्नमेंट के द्वारा इस इकोनॉमी को चलाया जाता है। और लास्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके तो नाम से ही पता चल रहा है कि भाई ये कंबाइंड इकोनॉमी है, जहां पे कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों, मतलब प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट दोनों एक साथ मिक्स्ड इकोनॉमी में काम करती है। तो हम इसके पर्टिकुलरली हर एक टॉपिक को लेके इनके फीचर्स को जानते हैं ताकि हम समझ सके कि एक्चुअली इनमें क्या डिफरेंसेस है। चलिए सबसे पहले हम कैपिटलिस्ट, मार्केट या फ्री इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानते हैं ताकि हमें ये पता चले कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक्चुअली है क्या। देखिए सबसे पहले प्रॉपर्टी पे आते हैं। क्या कह रहा है कि प्रॉपर्टी राइट रिमेन विद द प्राइवेट सेक्टर, मतलब सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के पास ही मालिकाना अधिकार है जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रॉपर्टी राइट्स किनके? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड, लेबर, इन सारी चीजों का जितना भी मालिकाना अधिकार होगा वो प्राइवेट सेक्टर के पास होगा, मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोडक्शन करती ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? मेन मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि भाई जितना भी प्रॉफिट कमाना है कैपिटलिस्ट कमा सकती है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन मोटिव ही होता है कि भाई प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। आप खुद ही सोचिए, आप एक प्राइवेट कंपनी के मालिक है तो आपका मेन मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट को कमाना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर देना। तो वही चीज यहाँ पे भी लागू होती है। नेक्स्ट क्या है? गवर्नमेंट रोल इज लिमिटेड। देखिए लिमिटेड का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट काम ही नहीं करती, गवर्नमेंट काम करती है, क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने में मदद करती है, लेकिन गवर्नमेंट का मेन फोकस होता है डिफेंस में या किसी तरह के किसी ऐसे चीजों जैसे फायरवर्क्स हो जाए, केमिकल वर्क हो जाए, उनके ऊपर। लेकिन गवर्नमेंट डे टू डे लाइफ या किसी भी तरह के प्रोडक्शन के ऊपर कोई भी लिमिटेशन या रोक टोक नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस मैकेनिज्म। अब याद रखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो गवर्नमेंट का किसी भी प्रकार का कोई भी प्राइस पॉलिसी नहीं काम करता। तो प्राइस मैकेनिज्म क्या करता है भाई? डिमांड को प्लस सप्लाई को, इन दोनों के बिहाफ में आपको बताता है कि प्रोडक्ट को बनाने के बाद उसकी क्या प्राइस की जाएगी। मतलब आप मोल भाव करेंगे, डिमांड अगर ज्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइस ज्यादा हो जाएगी। होता ही नहीं कि आप लोग सामान खरीदने जाते हो और बार्गेनिंग करते हैं, तो वही प्रोसेस यहाँ पे भी काम करता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ ओरिएंटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो उसका मेन मोटिव क्या होगा कि प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमाने के लिए वो नए नए प्रोडक्ट बनाएगा, नए नए तरीका आजमाएगा, नया साइंटिफिक मेथड लाएगा, जिससे क्या होगा कि हमेशा इकोनॉमी में ग्रोथ होगा, पैसे ज्यादा कमाए जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में मैं इकोनॉमी को ग्रो करता रहूंगा, बढ़ाता रहूंगा। ठीक है, चलिए अब हम मेरिट्स के बारे में जानते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के क्या क्या मेरिट्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें बूस्ट इकोनॉमी, कहने का मतलब क्या हो गया कि इकोनॉमी को बहुत ज्यादा धक्का देती है ताकि इकोनॉमी बहुत तेजी से काम करे। देखिए बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं, सारे प्राइवेट हैं, तो हर एक प्रोड्यूसर एक दूसरे के साथ कंपटीशन में रहता है। तो इस कंपटीशन में क्या होता है, हर प्रोड्यूसर प्रॉफिट कमाना चाहता है, जिसकी वजह से नए नए प्रोडक्ट लाता है, कंपटीशन को बढ़ाता है और इकोनॉमी ग्रो करती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रोमोट इनोवेशन एंड न्यू रिसर्च। क्या कहा जा रहा है कि इनोवेशन, नए प्रोडक्ट को इनोवेट करता है, नए तरीके अपनाता है ताकि प्रोडक्शन और सस्ता हो सके, चीजें और सस्ती हो सके। नए नए रिसर्च करता है ताकि नए प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी को बेहतर कर सके। फॉर एग्जांपल पहले कैमरा आता था, अब मोबाइल में ही वो बेहतर कैमरा आता है, और अब एक नहीं, एक ही मोबाइल में आपको 4-4 कैमरे मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या होगा कि ये एक तरह का रिसर्च एंड डेवलपमेंट है जो प्रोडक्ट को और बेहतर बनाता है कंपटीशन की वजह से। ठीक है, बाद में है प्रोमोट सेल्फ इंटरेस्ट।
क्योंकि देखो प्रोड्यूसर प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है तो उसका मेन मोटिव क्या होगा कि कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना अपनी तरफ, और अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का मतलब क्या हो गया कि प्रोड्यूसर ऐसे प्रोडक्ट ही बनाएगा जो कंज्यूमर खरीदने को तैयार है, ठीक है। और इसके बाद है प्रोमोट ग्रोथ, क्योंकि देखिए नए नए प्रोडक्ट आते रहेंगे, आप एक फोन से दूसरा फोन खरीदते रहेंगे। फॉर एग्जांपल एप्पल का आईफोन 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद प्रो मैक्स, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वो एक तरह का ग्रोथ है, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना ताकि उसको लोग खरीदे और ऑटोमेटिकली पैसा जनरेट होता रहे। नए नए लोगों मतलब नए प्रोडक्ट आने पे ऑटोमेटिकली सैलरी बढ़ती रहेगी। तो यही चीज आपको मेरिट्स के रूप में बताया गया। अब आते हैं इसके डीमेरिट में। डीमेरिट में क्या है कि भाई सबसे बड़ा डीमेरिट तो ये है कि ये सोशल एस्पेक्ट को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। आपको सोसाइटी को बेहतर करने के लिए किस चीज की जरूरत है वो ये नहीं देखता। मतलब स्कूल कॉलेजेस या किसी प्रकार का कोई पार्क हो जाए या किसी तरह का कोई एनवायरमेंटल एक्टिविटी हो जाए, वो उस चीज को इग्नोर कर देता है ताकि उसको उस चीज पे कोई पैसा ही ना लगाना पड़े और पूरा का पूरा प्रोडक्शन में लगाए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। क्योंकि एक प्रोड्यूसर है तो उसका जो बिजनेसमैन होगा, जो प्रोडक्शन का ओनर होगा, उसके पास ही सबसे ज्यादा पैसा जमा होता है। जैसे आप धीरूभाई अंबानी को देख लो या अनिल अंबानी को देख लो या मुकेश अंबानी को देख लो, इन सबके पास जितना भी पैसा ये कमाते हैं पूरे साल में, उसका कितना परसेंट, 20% भी शायद सैलरी नहीं देते, और पूरा का पूरा इनकम उनके लिए एक तरह का क्या होता है, कंसंट्रेटेड वेल्थ होता है जो उनके पास स्टोर हो चुका है, ठीक है, जो कि आगे जाके सर्कुलेट नहीं होता। तीसरा आपका नेगेटिव पॉइंट क्या है, मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि रिसोर्स के मालिक आप हो, गवर्नमेंट आपके ऊपर कोई इंटरफेरेंस नहीं करती, तो आप रिसोर्स को किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बार रिसोर्सेज वेस्ट भी हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ओनली प्रॉफिट मोटिव। ये तो हम सबको पता है कि भाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करती है, तो इस वजह से ये आपको चीट भी कर सकती है और आपको मजबूर भी कर सकती है आप इसका प्रोडक्ट खरीदो। कहने का मतलब क्या होता है कि अगर सोचिए एक इकोनॉमी में सिर्फ एक प्रोड्यूसर है, तो वो जो प्रोडक्ट बनाएगा आपको वही खरीदना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके कंपटीशन में या तो बहुत कम लोग हैं या फिर वो इतना पावरफुल प्रोड्यूसर है कि आपको जो प्रोडक्ट बेच रहा है आप उसको खरीदने पे मजबूर हो गए। लास्ट पॉइंट है आपका फॉर्म मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब क्या है कि पूरे मार्केट में सिर्फ एक प्रोड्यूसर रह जाएगा जो कंपटीशन को पूरी तरह से खत्म कर देगा, और जो चीज 2 रुपए की बिकनी चाहिए थी उस चीज को 200 रुपए करके भी अगर बेचता है तब भी आप उसको खरीदेंगे, क्योंकि अकेला वही रह गया है कंपटीशन में और कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाया। तो ऐसी कंडीशन में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या करता है, अपना प्रॉफिट मोटिव ही देखते हैं और पूरी इकोनॉमी को एक तरह से खोखला कर देते हैं और अपना पैसा कमाते कमाते अपने पास ही सारा रख लेते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सोशलिस्ट या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, गवर्नमेंट ओन ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कहने का मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट के द्वारा ही सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सारी की सारी चीजें गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाती है और गवर्नमेंट ही इनका मालिक होता है और खुद ही डिसाइड करता है कि किस प्रोडक्ट को या किस रिसोर्स को किस प्रोडक्ट पे लगाया जाए। नेक्स्ट क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। क्योंकि प्रोड्यूसर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट जितना ही पैसा कमाती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, अपने पास नहीं रखती। कहने का मतलब अगर एक इंजीनियर एक गवर्नमेंट की कंपनी में काम कर रहा है तो उसको अगर 50,000 सैलरी मिलती है, तो किसी और स्टेट में गवर्नमेंट के द्वारा एक और इंजीनियर को अगर हायर किया जाएगा तो उसे भी 50,000 की सैलरी दी जाएगी। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, ठीक है, मतलब पैसा जमा नहीं हो रहा कहीं पे। उसके बाद है सोशल वेलफेयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट का मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर करना। क्योंकि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है तो गवर्नमेंट हमेशा सोचेगी कि किस तरह से सोसाइटी को, एनवायरनमेंट को या हमारे ह्यूमन इनहैबिटेट को बेहतर बनाया जाए। तो सोशल वेलफेयर के मोटिव के हिसाब से वो हमेशा स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीजों को डेवलप करने में मदद करेगी। और एक और पॉइंट है डेवलपमेंटल ओरिएंटेड। मतलब डेवलपमेंटल किस प्रकार से है, आपको इस चीज को ध्यान देना है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या थी, ग्रोथ ओरिएंटेड थी। ग्रोथ ओरिएंटेड क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है, इस चीज को थोड़ा ध्यान दो। ग्रोथ में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इसमें मनी को देखा जाता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि ग्रोथ ओरिएंटेड जो होगा उसमें सिर्फ मनी, पैसे की बात की जाएगी। लेकिन डेवलपमेंटल ओरिएंटेड उसे कहा जाता है जहां पे आप मनी के साथ साथ ह्यूमंस की भी बात करोगे कि भाई ह्यूमन रिसोर्स को भी तो बेहतर करना है। कहने का मतलब ग्रोथ में मैं आपको पैसा कमा के या पैसा कमाने का जरिया दे रहा हूं,
और डेवलपमेंटल सोशलिस्ट इकोनॉमी में मैं आपको पैसा तो कमाने की मदद कर ही रहा हूँ, और साथ ही साथ आपको ह्यूमन रिसोर्स मतलब किस तरह से खुद को डेवलप करना है, आगे आपकी आने वाली पीढ़ी को डेवलप करना है, वो मैं आपको सोशलिस्ट इकोनॉमी में बता रहा हूँ। चलिए अब हम सोशलिस्ट इकोनॉमी के या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स को जान लेते हैं। देखिए मेरिट्स की तरफ आते हैं तो सबसे पहला मेरिट क्या है कि ये सोशल वेलफेयर की तरफ ध्यान देता है। यही एक इकोनॉमी है जो सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए ही प्रोडक्ट को बनाता है। कहने का मतलब ये वो प्रोडक्ट चूज करता है जिससे पॉल्यूशन कम होगा और जिससे हमारी नीड्स भी पूरी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी में हम कोशिश करते हैं कि हर एक प्रोड्यूसर को या हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट को, मतलब जितने भी लेबर वर्कर्स या जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको इक्वल मात्रा में, मतलब इक्वली उनकी सैलरी को बनाया जाए ताकि हर कोई इक्वली ग्रो कर सके। ठीक है, इसके बाद है रिसोर्स आर फुली यूटिलाइज्ड। अब देखिए हमेशा कंज्यूमर का अगर मैं ध्यान में रखूंगा तो मैं प्रोडक्ट को फुली यूटिलाइज तरीके से नहीं बना सकता। कहने का मतलब यहाँ पे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट उसी प्रोडक्ट को चूज करती है जिससे जो आपका रिसोर्स है वो पूरी तरह से इस्तेमाल हो सके। मतलब अगर आप कोयले का प्रयोग करोगे तो कोयले से धुआं भी निकलेगा और पॉल्यूशन भी होगा, तो क्यों ना मैं सोलर पावर का इस्तेमाल करूं और एनर्जी को या इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करूं। ठीक है, और उसके बाद है कंज्यूमर राइट्स। यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है हर जगह पे, जिसकी वजह से क्या होता है गवर्नमेंट कंज्यूमर्स को कुछ राइट्स देती है ताकि उसके साथ अगर कोई चीट करता है या उसके साथ किसी तरह का धोखा होता है तो गवर्नमेंट के वो राइट्स कंज्यूमर इस्तेमाल करके अपने आप को बचा सके। ठीक है, जैसे कंज्यूमर राइट्स में आपके मैन्युफैक्चरिंग डेट, बैच नंबर, इन सब चीजों के बारे में भी डिटेल देना जरूरी होता है। ठीक है, अब इसके कुछ डीमेरिट्स में आते हैं। डीमेरिट्स कुछ ऐसे हैं कि करप्शन, ये हम सबको पता है गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे ज्यादा करप्शन होता है और हमारे लिए काम को इजीली कर पाना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए करप्शन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में करप्शन सरवाइव करती है हमेशा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नो फ्रीडम ऑफ चॉइस। अब ये पॉइंट आपको थोड़ा ध्यान देना है, नो फ्रीडम ऑफ चॉइस क्यों है, क्योंकि अगर कंज्यूमर के बहुत सारे डिमांड होते हैं और उनके डिमांड को देखते हुए गवर्नमेंट अगर हर एक कंज्यूमर के हिसाब से 15 अलग अलग बिस्किट्स बनाती है तो कंज्यूमर को तो खुशी मिलेगी लेकिन गवर्नमेंट वहां पे लॉस में आ जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो देखती है कि भाई ब्रिटानिया के 5 अलग अलग बिस्किट बनाए या पार्ले जी का एक डिजाइन का बिस्किट बनाए, तो क्या करते हैं वो पार्ले जी चूज करते हैं। हर किसी को पार्ले जी ही खरीदना पड़ेगा, जब मार्केट में और कोई प्रोडक्ट नहीं होगा तो चॉइस कर पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और आपको वही खरीदना पड़ेगा जो गवर्नमेंट आपके लिए बनाती है। ठीक है, तो इसलिए कोई फ्रीडम ही नहीं आपके पास प्रोडक्ट को चूज करने का। नेक्स्ट पॉइंट है स्लो ग्रोथ, क्योंकि इकोनॉमी में जितना भी पैसा कमाया जा रहा है गवर्नमेंट उसको या तो बांट देती है या तो सोशल वेलफेयर में लगा देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्रोथ बहुत धीमी गति से होता है और इकोनॉमी सरवाइव नहीं कर पाती लॉन्ग टर्म पीरियड में। ये सोवियत यूनियन के साथ भी स्लो ग्रोथ का ही प्रॉब्लम हुआ था। ठीक है, अब आते हैं मोर चांसेस ऑफ लॉसेस, क्योंकि इकोनॉमी बहुत लंबा टाइम सरवाइव नहीं कर पाती, मतलब लॉसेस होने शुरू हो जाते हैं, तो उसको और भी आगे फ्यूचर में लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एक फैक्ट्री फिट करती है ताकि उस फैक्ट्री में बिस्किट बनाया जाए, लेकिन बाद में पता चला कि उस बिस्किट को ज्यादातर पसंद नहीं किया जा रहा, लेकिन करोड़ों रुपए लगा दिए गए हैं, तो वो बिस्किट की कंपनी को बंद नहीं करती, वो उसी को चलाती रहती है ताकि अपने लगाए गए पैसे को वापस ला सके, लेकिन एक्चुअली क्या होता है उसका रिजल्ट होता है सिर्फ लॉस। चलिए अब हम आते हैं मिक्स्ड या कंबाइंड इकोनॉमी में। मिक्स्ड या कंबाइंड इकोनॉमी के कुछ कैरेक्टर्स इस तरह से है, कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, मतलब यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट दोनों एक साथ काम करती है। कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी के जितने भी फैक्टर्स होते हैं या कैरेक्टर्स होते हैं वो यहाँ पे एक साथ काम करते हैं। ठीक है, फैक्टर ओन्ड बाय प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के पास अपने अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिसके द्वारा वो प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने वाले हैं। और उसके बाद क्या है, प्राइस को किस तरह से फिक्स किया जाता है, प्राइस को फिक्स किया जाता है प्राइवेट सेक्टर तो प्राइस मैकेनिज्म मतलब मोल भाव के द्वारा, बार्गेनिंग जिसको कहा जाता है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई जिस तरह से काम करेंगे प्राइस अपने आप फिक्स हो जाएगी। और गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, गवर्नमेंट हमेशा प्लानिंग कमीशन का इस्तेमाल करते हैं। प्लानिंग कमीशन मतलब जो बजट फिक्स करती है कि हमारा प्रोडक्ट किस कीमत में बिकने वाला है आगे जाके। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हम आते हैं इसके मेरिट एंड डीमेरिट्स की तरफ। चलिए अब हम इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की तरफ आते हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के मेरिट्स क्या है, कंबाइंड बेनिफिट।
देखिए, क्योंकि सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों ही इसमें आ जाते हैं, तो प्राइवेट के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा जो भी बेनिफिट्स होंगे वो एक साथ एंजॉय किए जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब दोनों के ही पॉजिटिव चीजों को एंजॉय किया जाएगा। साथ ही साथ ये एक्सेलरेट जीडीपी किस तरह से, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो बूस्ट करती है इकोनॉमी को, जीडीपी को बढ़ाने में मदद करती है। तो इस वजह से क्या होता है कि उसका बेनिफिट यहाँ पे भी मिलता है और इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। और इसके बाद है बैलेंस्ड ग्रोथ, इस चीज को भी थोड़ा ध्यान देना है। जहां पे प्राइवेट सेक्टर लैग कर जाती है, मतलब जहां पे प्राइवेट सेक्टर को लॉस होता है वहां पे गवर्नमेंट आके भरपाई करती है, और जहां पे गवर्नमेंट को लॉस होता है वहां पे प्राइवेट सेक्टर आके भरपाई कर देती है। इसके डीमेरिट्स क्या है? इसके डीमेरिट्स कुछ इस तरह है। एविडेंस ऑफ करप्शन, सिंपल सी बात है, हम लोगों को पता है कि भाई करप्शन जो है वो तो पीछा नहीं छोड़ने वाली। जहां जहां पे गवर्नमेंट का सेक्टर होगा वहां पे करप्शन जरूर होगा। उसके बाद है ओवर कंट्रोल ऑन प्राइवेट सेक्टर। इस चीज को थोड़ा ध्यान देना है कि प्राइवेट सेक्टर को पहले बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जाता था लाइसेंसिंग के द्वारा, लेकिन अब थोड़ा कम हो चुका है। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे सेक्टर है जहां पे गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर के ऊपर अपना कब्जा जमा के रखा है, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा लिमिटेशंस बना के रखे हैं, और लेस एफिशिएंट एज कंपेयर टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इस चीज को थोड़ा ध्यान दें कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के मुकाबले मिक्स्ड इकोनॉमी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती। क्यों? क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ग्रोथ था, मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करते थे और बेहतर प्रोडक्शन करते थे। लेकिन यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी की वजह से प्राइवेट सेक्टर भी थोड़ी दबी रहती है और गवर्नमेंट भी उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कैपिटलिस्ट कंट्री के रूप में हांगकांग एंड स्विट्जरलैंड, सोशलिस्ट कंट्री के रूप में रिपब्लिक ऑफ क्यूबा एंड चाइना, एंड मिक्स्ड कंट्री के रूप में इंडिया एंड स्वीडन। ये कंट्रीज कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आप अगर देखेंगे कैपिटलिस्ट कंट्री में ज्यादातर वो कंट्रीज होती है जो सिर्फ अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड एंड हांगकांग ये ज्यादातर टूरिस्ट प्लेस है जहां पे आप सिर्फ पैसा खर्च करने जाते हैं। कहने का मतलब इनके लिए पैसा कमाना हो गया। सोशलिस्ट कंट्री के रूप में जो गवर्नमेंट ओरिएंटेड कंट्रीज है, कहने का मतलब ये वो कंट्रीज है जैसे क्यूबा एंड चाइना जो पूरी तरह से गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है। मिक्स्ड कंट्री के रूप में इंडिया एंड स्वीडन है। जैसे इंडिया की हम ग्रेट इंडिया है हमारी, तो हम लोगों को पता है कि इंडिया में गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलजुल के काम करती है ताकि हर किसी की डिमांड को पूरा किया जा सके। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन तीन अलग अलग इकोनॉमी में से सबसे बेहतर इकोनॉमी कौन सी हो सकती है। ठीक है, तो आज इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और ज्यादा टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादातर स्टूडेंट्स को ताकि हमारे साथ जुड़ सकें। तो आज के लिए अलविदा, फिर जल्दी मिलेंगे।